नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी के सिलेबस की। यानी कि क्लास 11th भूगोल के सिलेबस की हम बात करने वाले हैं। यानी हम 11th क्लास में ज्योग्राफी में क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक है जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से टॉपिक है जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं, या वो टॉपिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे वो कौन से टॉपिक होंगे। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ पे अगर सिलेबस की बात की जाए कि सिर्फ सिलेबस बताना है तो 2 मिनट में बताया जा सकता है। आपको मार्क ही तो करवाना ना कि ये चैप्टर आएगा, ये चैप्टर आएगा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं रहेगा। 2 मिनट में सारा काम हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर तसल्ली से डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट अब है और कितना इंपॉर्टेंट रहेगा फ्यूचर के लिए। जब आप ग्रेजुएशन करोगे, जब आप एमएससी करोगे, जब आप एग्जाम दोगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी मैं आपको साथ साथ बताने वाला हूँ। हम बात करेंगे कौन से चैप्टर है जो 5 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से चैप्टर है जो आपके लिए 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से चैप्टर है जिनमें से मैथवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि पूरे तरीके से ये आपका रोड मैप रहेगा आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है क्योंकि हम पूरी प्लानिंग करने वाले हैं, प्लानिंग नहीं महा प्लानिंग करने वाले हैं कि हमें 11th क्लास में पूरे साल क्या करना है और क्या हमें नहीं करना है। ओके, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ज्योग्राफी को चूज़ किया है। अगर हम 11th क्लास में जब हम सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो एग्जैक्टली वो 11th क्लास के लिए सब्जेक्ट नहीं होते, वो लाइफ के लिए सब्जेक्ट हम चूज़ करते हैं। यानी कि पूरी लाइफ हम इन्हीं सब्जेक्ट के साथ रहने वाले होते हैं। एक छोटा सा डिसीजन हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। अच्छे सब्जेक्ट, अच्छा कॉम्बिनेशन जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, अगर हमने वो चूज़ कर लिया तो हो सकता है वो सब्जेक्ट हमें बहुत आगे, सबसे आगे ले जाए। अगर हम आर्ट्स की बात करें, ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे 100+ ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सीबीएसई में या स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम जब आप देते हो तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, लेकिन हर स्कूल में सारे सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होते। लेकिन वहाँ पर भी हमारे पास 7-8 ऑप्शंस ज़रूर होते हैं। उनमें से ज्योग्राफी अगर आपने चूज़ किया तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है, आपका बेस्ट डिसीजन है। क्योंकि ज्योग्राफी लेने का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप बाकी जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं उनसे आप लीड ले चुके हो, दौड़ में, रेस में हम आगे निकल चुके हैं। क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो आपके यूपीएससी के लिए, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपको टीचिंग लाइन में आना है, जो बाकी बच्चों से आगे रखेगा। आगे क्यों रखेगा? क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। आपने स्टडी की है तो जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें से 60-70% क्वेश्चन वो होंगे जब एग्जाम में जीके से रिलेटेड या जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो ज्योग्राफी से जुड़े हैं। 60-70% क्वेश्चंस जो होंगे वो केवल वही स्टूडेंट्स उनको रिप्लाई दे पाएंगे, उनके आंसर दे पाएंगे जिन्होंने ज्योग्राफी रेगुलर स्टडी की है। जिन्होंने ज्योग्राफी रेगुलर नहीं पढ़ा है वो अगर सेल्फ स्टडी से कोशिश करेंगे कि चलो ये क्वेश्चंस हम तैयार कर लें, समझ में नहीं आने वाला उनको। ओके, क्योंकि ये कंसेप्ट बेस्ड एक सब्जेक्ट होता है जिसमें कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर है इट मीन्स दैट सब कुछ क्लियर है। कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर नहीं है तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ओके, उसके बाद एक और चीज़ आपको करनी है। आपने सब्जेक्ट चूज किया, दैट्स ग्रेट। सेकंड, आपको क्या करना है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जब आपने सब्जेक्ट को चूज कर लिया उसके बाद आप हेल्प बुक ले लो, वो हमें नहीं लेनी है। अगर आपने हेल्प बुक ले ली आपको ज्योग्राफी में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ज्योग्राफी जैसे मैंने बताया कंसेप्ट का सब्जेक्ट है। कंसेप्ट समझोगे तो आपको लगेगा ज्योग्राफी में कुछ नहीं, आसपास की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनके लॉजिक आपको समझ में आएंगे। तो हमें बुक के थ्रू जाना है। बुक कौन सी बेस्ट होगी? एनसीईआरटी, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। उसकी लैंग्वेज ज़रूर 11th क्लास में डिफ़िकल्ट है। 11th क्लास में कौन सी? जो आपके पास 3 बुक होगी, एक प्रैक्टिकल की बुक है, 2 बुक हम स्टडी करने वाले। तो उनमें से लैंग्वेज जो फर्स्ट बुक हमारी रहेगी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन जब टीचर क्लास में टीच करेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है। भाई वो सारे कंसेप्ट जिसको हम कह सकते हैं कि पूरी लाइफ है उसमें, पूरी ज्योग्राफी है उसमें, पूरा हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है उसमें, वो सब कुछ हम 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं। यानी कि आपको ये एक फीलिंग भी आएगी कि हाँ एक्चुअली में हमने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है। आपको फीलिंग आने वाली है कि हाँ एक्चुअली में मुझे बहुत कुछ पता है। आपको एक फीलिंग आने वाली है कि बहुत सारी चीज़ों के मेरे पास लॉजिक हैं। ओके, कब आएंगे? जब आप बुक के थ्रू जाओगे। तो एनसीईआरटी के थ्रू जाइए। इसके अलावा भी मार्केट में कुछ बुक्स अवेलेबल हैं
जो आप ले सकते हो, लेकिन बुक के फॉर्मेट में लेनी है, हेल्प बुक हमें बिल्कुल नहीं लेनी है। एक सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी बुक है जो आप ले सकते हो। इनके अलावा अगर आपको चाहिए कि नहीं इसके साथ साथ हमें कुछ और डीपली जाना है तो कौन सी बुक के साथ जाओगे, वो हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की। सबसे पहले हम बुक की बात कर लेते हैं, फिर चैप्टर वाइज मैं आपके साथ चलूंगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम बात करेंगे। सबसे पहले बुक की बात कर लेते हैं कि आपकी जो 11th क्लास रहेगी उसमें आपके पास 3 बुक रहने वाली है। ओके, कितनी बुक रहेगी आपके पास? 3 बुक रहेगी। इसमें थर्ड बुक जैसे मैंने बताया कि आपका रहेगा प्रैक्टिकल का वर्क। प्रैक्टिकल है, इंपॉर्टेंट होती है, उसके थ्रू भी हम बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे। लेकिन उसको हम क्या करते हैं कि जनरली हम उसके ऊपर फोकस करते हैं दिसंबर में जाकर के या नवंबर में जाकर के, और यानी उससे पहले लगभग सा ये होता है कि हम फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि सिलेबस को जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। लेकिन उसमें भी हम बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमारे इसी बुक से जुड़े हुए, वो बेसिक कंसेप्ट हम प्रैक्टिकल के थ्रू कवर करेंगे, क्लियर करेंगे। अब इसमें पहली जो आपकी बुक रहेगी जिसको आप स्टडी करने वाले हो वो है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, ये आपकी पहली बुक रहेगी। इसको हम हिंदी में कहें तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अब जो हमारी ज्योग्राफी है उसकी 3 शाखाएं होती है, 3 ब्रांचेज होती है। एक भौतिक भूगोल होता है जिसमें हम भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। भौतिक तत्व कौन से हो गए? फिजिकल एलिमेंट्स कौन से हो गए? जैसे आपके सॉइल हो गया, प्लांट्स हो गए, जैसे वाटर सरफेस हो गया, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल हो गया, लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल हो गया, जिसमें माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान हो गया, प्लेन्स हो गए। ओके, यानी कि बहुत सारे कंसेप्ट जो आसपास की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। तो हमारी 11th क्लास जो रहेगी उसमें कंप्लीट ज्योग्राफी भौतिक भूगोल रहेगी, फिजिकल ज्योग्राफी रहने वाली। इन तत्वों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके, और ये जो बुक है आपकी, ये जो बुक है ये आपके लिए यूं कह सकती कि बैकबोन रहेगी आपकी पूरी लाइफ की, आपकी पूरी ज्योग्राफी की। इस बुक के कंसेप्ट को समझना नहीं है, जीना है, फील करना है। फील कर लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। फील कर लीजिएगा, गारंटी देता हूँ आप जो बनना चाहोगे वो बन जाओगे, जो करना चाहोगे वो सब कुछ कर लोगे। फील करना है आपको, इन कंसेप्ट को समझना है। पूरी बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वीडियो मैं ऑलरेडी पहले भी पब्लिश कर चुका हूँ। अब दोबारा से वीडियो आने वाले हैं कुछ और डिटेल्स के साथ, कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेकर के आएंगे। तो पहले वाले वीडियो देखोगे तो भी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो हमारी पहली बुक रहेगी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें पहला चैप्टर रहेगा ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में। कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी है क्या, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि इसमें है क्या एग्जैक्टली मतलब इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं उसकी हम बात करेंगे, कितने सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसकी बात करेंगे। यानी कि हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट को समझेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक ये भी रहेगा कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी। ओके, अगर हम बात करें मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपका चैप्टर 4 मार्क्स के आसपास का रहेगा। यानी कि एक 3 मार्कर क्वेश्चन आना और एक आना आपका 1 मार्कर, यानी कि 4 अंकों का ये चैप्टर आपका रहेगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर क्योंकि बेसिक चीज़ें यहीं से आपकी शुरुआत होगी। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर हमारा रहेगा द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसमें हम बात करेंगे हमारी अर्थ की, बात करेंगे हम ग्रहों की, बात करेंगे हम चंदा मामा की, बात करेंगे चंदा मामा पे हमें वो बुढ़िया दिखाई देती है जो चरखा काट रही है, वो कौन है उसकी हम बात करेंगे। चंद्रमा, चंदा मामा, हमारा मून कैसे बना उसकी हम बात करने वाले हैं। बात करने वाले हैं हम उन तारों की, वो तारे कैसे बने, वो तारे रात को टिमटिमाते क्यों हैं। यानी कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ओके, कि हमारी अर्थ कैसे बनी। तो इसमें थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, लेकिन जब हम समझेंगे कंसेप्ट को हमें मजा आएगा कि अच्छा बिग बैंग थ्योरी ऐसे थी, अच्छा हमारी अर्थ ऐसे बनी है, यानी चंद्रमा ऐसे बना है, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर ऐसे बना है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। कंसेप्ट समझने वाला ये। ओके, तो इसको थोड़ा सा साइंस की तरह लीजिएगा, यानी कि मजे मजे में थोड़ा फोकस करके हमें करना है। उसके बाद थर्ड चैप्टर की बात करें, थर्ड चैप्टर रहेगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये जो चैप्टर है इसका थोड़ा सा कंसेप्ट हमने समझा था 7th क्लास में। अगर आप याद आए तो उसमें हमने 7th क्लास में हमने किस चीज़ की बात की थी, हमने पृथ्वी के परतों की बात की थी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। ओके, हमने क्रस्ट की बात की थी, भूपर पट्टी की बात करी थी, हमने बात की थी मेंटल की, कोर की बात की थी। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्रस्ट, मेंटल, कोर की बात करने वाले हैं, तीनों परतों की बात करने वाले हैं। उसके अंदर क्या है, कैसे पता चला, उसकी बात करेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पे हम भूकंप, ज्वालामुखी के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये भी चैप्टर ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा,
इंटरेस्टिंग सा रहेगा। वो चीज़ें कुछ पहले कर चुके हैं, कुछ नई चीज़ें करेंगे और अच्छा लगेगा आपको, मतलब लंबा भी नहीं है, लेंथी भी नहीं है। ओके, उसके बाद फोर्थ चैप्टर की बात करें तो वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड द कंटिनेंट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कंटिनेंट्स, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। ओके, ये जो चैप्टर है बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि हमारा जो अर्थ है, जो महाद्वीप है, वो तैर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। देखिए, सोच सकते हो क्या, आपका स्कूल जहां पे था वो उससे 2 किलोमीटर दूर था, उसको धक्का मार करके यहाँ पे लेके आए। मान लोगे? नहीं मानोगे। लेकिन यहाँ पे ये चैप्टर आपसे ये बात मनवाने वाला है कि भाई सब कुछ पॉसिबल होता है। ये महाद्वीप ही खिसक सकते हैं, स्कूल तो क्या चीज़ है। कैसे खिसकता है, इसमें हम बात करेंगे। अल्फ्रेड वेगनर की बात करने वाले हैं। वेगनर ने एक थ्योरी दी है, उस थ्योरी को हम समझेंगे। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, उसकी हम बात करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो 9th में पढ़े हो, उसकी हम बात करेंगे। बात करेंगे कुछ और थ्योरीज की, समझेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ओके, बड़ा मज़ेदार सा चैप्टर रहने वाला है ये आपका। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका जैसे जो थर्ड चैप्टर है वो उसमें से डायग्राम पूछा जा सकता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो फोर्थ चैप्टर है इसमें से आपका 5 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? तो उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर है आपका मिनरल्स एंड रॉक्स, खनिज एवं शेल, ये आपका अभी का जो सिलेबस है, करंट का जो सिलेबस है, उसमें से डिलीट कर दिया गया, यानी कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आप स्टडी करना चाहो तो 2 पीरियड लगेंगे इसमें, यानी कि आप लगभग 1 घंटे में, अगर टीचर क्लास ले रहा है तो 2 पीरियड में ये टीचर इस चैप्टर को निपटा भी सकता है। इसमें बात की गई खनिज क्या होते हैं, भाई 10th क्लास में पढ़ चुके हो ना आप, क्या होते हैं मिनरल्स, और क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की बात की। आधा चैप्टर तो इसमें गया, और आधे चैप्टर में बात की गई रॉक्स, जो सेल होती है, चट्टानें होती है, वो कितने प्रकार की होती है। इग्नियस होती है, आग्नेय होती है, सेडिमेंट्री होती है, उसकी बात मेटामॉर्फिक होती है, रूपांतरित होती है, अवसादी होती है और आग्नेय होती है, उनकी बात की गई। और सेल चक्र की बात की। ईजी सा है, पहली चीज़ें वो कर चुके हो। करना चाहो तो कर लोगे बेसिक कंसेप्ट के लिए, अदरवाइज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। यानी कि यही वो चैप्टर है जो डिलीट हुआ इस बुक में से। उसके बाद हम 6th चैप्टर की बात करेंगे। 6th जो आपका चैप्टर रहेगा वो है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। इसमें हम समझेंगे कि धरातल के ऊपर, भूमि के ऊपर जो आकृतियां होती है, वो आकृतियां कैसे बनती है, कैसे फिर वो डिस्ट्रॉय होती है, ये प्रोसेस क्या चलती है। चैप्टर की भाषा अगर देखोगे ना, लैंग्वेज, हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ, बड़ी डिफिकल्ट है। लेकिन चैप्टर को समझोगे तो आपको लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है, सब कुछ ईजी है। तो ईजी चैप्टर है, लैंग्वेज डिफिकल्ट है, डायग्राम बहुत सारे बनेंगे। डायग्राम के थ्रू अगर कोई टीचर आपको करवा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है तो मज़ा आएगा, हमेशा के लिए चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चैप्टर को मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, पहले वीडियो आ चुके हैं, दोबारा भी आ जाएंगे। क्लियर? उसके बाद हम 7th चैप्टर की बात करें, लैंड फॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन, भू आकृतियाँ एवं उनका विकास। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे, जैसे नदी की बात करेंगे, रिवर की बात करेंगे, हम ग्लेशियर की बात करेंगे, हम बात करेंगे विंड की, पवनों की बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे जो वेव्स होती है, ओशियन वेव्स है, उनकी हम बात करने वाले। यानी कि वो कई प्रकार की आकृतियां बनाती है, अपर्दन भी करती है, कटाव भी करती है, और आकृतियां लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनाती है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। इस चैप्टर में 50 के आसपास 40-50 डायग्राम बनेंगे, और डायग्राम के थ्रू अगर इस चैप्टर को आपने समझ लिया, लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले हो। मैंने कब किया था, ग्रेजुएशन में किया था, बहुत पहले ये चैप्टर किया था, उसके बाद दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, बुक नहीं उठानी पड़ती मुझे इस चैप्टर में, बस तभी से वो याद हो गया, क्योंकि वो डायग्राम के थ्रू वो कंसेप्ट को समझे थे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, डायग्राम आ सकता है यहाँ से, और एक क्वेश्चन भी आपका आने वाला है, कन्फर्म है इस चैप्टर में से। उसके बाद जो 6th चैप्टर है वो इतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 7th चैप्टर आपका एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद 8th चैप्टर की बात करें, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। ओके, ये चैप्टर छोटा सा है, पिद्दी सा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहले हम समझेंगे वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन की बात करेंगे, भाई वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है। तो इसमें 3 चीज़ें होती है, गैसेज होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं यानी कि धूल के कण होते हैं, और वाटर वेपर्स होते हैं यानी कि जलवाष्प होते हैं। तो वो समझेंगे कौन कितना है। उसके बाद बात करेंगे स्ट्रक्चर की, उसमें हम लेयर्स की बात करने वाले हैं, कौन सी लेयर से कौन सी लेयर तक और उनके क्या फीचर हैं। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे,
इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इंपॉर्टेंट मतलब कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि इजी भी तो डालना है ना, उनको डुबाना थोड़ा ही आपको सारा। तो इजी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद 9th चैप्टर की बात करेंगे। 9th जो चैप्टर है ये भी उतना लेंथी नहीं है, छोटा सा चैप्टर रहेगा। इसमें हम सोलर रेडिएशन की बात करेंगे। सोलर रेडिएशन समझते हो ना, यानी कि धूप जो हमें सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसकी बात करेंगे, सौर विकिरण की, हीट बैलेंस की बात करेंगे, ऊष्मा संतुलन की। ये जो जब सूरज से इतनी गर्मी आती है तो फिर तपता क्यों नहीं, पकोड़े क्यों नहीं बनते, हम इतना गर्म क्यों नहीं होता, ओके, तो वो क्यों नहीं तपता है, इतना गर्म क्यों नहीं होता, वो बैलेंस कैसे बना रहता है, उसको हम समझेंगे। कंसेप्ट समझने वाला है यहाँ पे, याद करने वाली चीज़ें नहीं है, समझ लोगे बस हो जाएगा। और बात करेंगे टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर अर्थ के ऊपर कहाँ पर कितना है, टेम्परेचर जो अलग अलग हीट जोन है उनकी बात करेंगे, कहाँ पे कम है, कहाँ पे मीडियम है, कहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, और कौन से फैक्टर है जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। वो कंसेप्ट हम इस चैप्टर में समझेंगे। भाई अच्छा सा चैप्टर है ये भी, ओके। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। कितना बनेगा, 5 मार्कर तो नहीं बनना चाहिए, 3 मार्कर में आ सकता है। उसके बाद आपका रहेगा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और वेदर सिस्टम की बात करेंगे, वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियों की बात करेंगे, जलवायु के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, पवनों के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ओके। उन सिस्टम को समझेंगे जो हमारी जलवायु को, वेदर को, मौसम को प्रभावित करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, लेकिन कंसेप्ट है इसमें, ज़्यादा बड़े बड़े कंसेप्ट नहीं है, छोटे छोटे से कंसेप्ट दिए गए हैं, छोटा सा चैप्टर दिया गया है। उसके बाद 11th चैप्टर में आएंगे, वाटर इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ से आपके 1 या 2 मार्कर इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें हम बात करेंगे वायुमंडल में जो वाटर है वो किस फॉर्म में होता है, ओके, किस फॉर्म में होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में होता है ना। उसके बाद वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, कैसे उसको मापा जा सकता है, उसकी बात करेंगे। बात करें हम ड्यू की, ओस की भी बात करने वाले हैं, हम क्लाउड्स की बात करने वाले हैं, रेनफॉल की बात करने वाले हैं, परसेपिटेशन, वर्षण की बात करने वाले, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। बादल कितने प्रकार के होते हैं, बारिश को समझेंगे कितने टाइप की होती है, बारिश कहाँ पे कम ज़्यादा होती है, तो वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पे हम समझेंगे। क्लियर। उसके बाद हम 12th चैप्टर में एंट्री करेंगे। जो हमारा 12th चैप्टर है वो क्या रहेगा, वर्ल्ड क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज। इसमें ऐसा नहीं है कि डीपली कोई गोता लगाया गया, ऊपर ऊपर से थोड़ी सी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि विश्व की जलवायु मोटे तौर पे कैसी है, उसको हम वर्गीकरण करेंगे कि विश्व की जलवायु के आधार पे वर्ल्ड की जो क्लाइमेट है उसके बेस पे उसको कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उन चीज़ों को समझेंगे। और क्लाइमेट चेंज की हम बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज आप साइंस में पढ़ते आ रहे हो, क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करेंगे, उसके कारण क्या है और उसका इलाज क्या हो सकता है, उसकी वैक्सीन की बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है। क्लियर। ये 12th चैप्टर में करेंगे, लेंथ ही नहीं है, कुछ चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं जो हमें थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, बाकी चीज़ें हैं जो समझने वाली है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपकी क्लियर है इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद 13th जो चैप्टर रहेगा उसमें महासागरीय जल की बात करेंगे, ओशियंस को समझेंगे सभी को, और ओशियन के नीचे क्या है उसके फर्श की बात करेंगे, फ्लोर को समझेंगे, बस इतना सा इसमें दिया गया है। उसके बाद 14th चैप्टर है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर। महासागरीय जल संचलन की बात करेंगे। पानी जो है महासागर का वो रुका नहीं है, उसमें लहरें भी आती है, उसमें ज्वार भाटा भी आता है, ओके, हाई टाइड, लो टाइड भी आती है, टाइड्स भी आती है, उसमें ओशन करंट्स यानी कि जल धाराएं भी होती है। ये तीनों चीज़ें क्या है, क्यों चलती है, क्यों नहीं चलती है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो यहाँ पर हम समझने वाले हैं। ओके, इजी चैप्टर है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद हम 15th और 16th चैप्टर के ऊपर आएंगे। 15th जो हमारा चैप्टर रहेगा लाइफ ऑन द अर्थ। ये एक तरीके से बायोजियोग्राफी का पार्ट आ जाता है, जिसमें हम बात करेंगे कि लाइफ कैसी है, क्यों पॉसिबल हुई है, ऐसा क्या है अर्थ के ऊपर, उसको समझेंगे। और 16th चैप्टर है भाई, मज़ेदार सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, आसपास की चीज़ों को समझेंगे इस चैप्टर के थ्रू। इसमें बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और कितने टाइप की होती है, उसके लिए क्यों खतरा पैदा हो गया और इसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो ये जो दोनों चैप्टर हैं, इसमें से एक आपका 5 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, एक आपका 1 या 2 मार्कर क्वेश्चन भी रह सकते हैं। तो ये दोनों चैप्टर हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर, समझ में आया। तो ये जो आपकी पूरी बुक है, पहली बुक जिसकी हम बात की, 16 चैप्टर में से 15 चैप्टर आपके सिलेबस में आने वाले हैं। 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, 5 मार्क्स का आपका मैप वर्क या फिर डायग्राम रहेंगे। मैप वर्क पूछा जा सकता है, मैप वर्क यहाँ से ज़्यादा कुछ बनने वाला नहीं है इस बुक में से, तो डायग्राम रहेंगे आपके, ओके, तो वो हमें करने। और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की हमने बात की थी कि इसमें आपका रहेगा चैप्टर नंबर 1 जो कि 4 मार्क्स का शो रहेगा,
उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 4 इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद 7th इंपॉर्टेंट रहेगा, 8th इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद आपका 15th और 16th इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया ना कि क्या पढ़ेंगे हम इस बुक में से। उसके बाद हम आपकी जो बुक बी है उसकी बात करते हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, भारत के भौतिक पर्यावरण की हम बात करेंगे। ये बुक भी आपकी कितनी रहेगी, 35 मार्क्स की रहेगी, यानी कि इसमें 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे डायरेक्ट, और 5 मार्क्स आपके मैप वर्क या फिर डायग्राम के रह सकते हैं। वैसे इसमें से मैप वर्क ही रहेगा, उस बुक में से डायग्राम रहने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे मैप वर्क नहीं बन रहा है ज़्यादा लंबा चौड़ा। तो यहाँ पे जितने भी चैप्टर हैं, टोटल 7 चैप्टर हैं, एज इट इज़, टाइटल की बात करें, हेडिंग की बात करें, एज इट इज़ 9th क्लास से लिए गए। एज इट इज़ 9th में थे जो चैप्टर, वही चैप्टर एज इट इज़ यहाँ पे अपने 11th क्लास में आ चुके हैं। डिफरेंस क्या है, कंटेंट थोड़ा सा डीप कर दिया गया, थोड़ा सा हम कंसेप्ट को थोड़ा सा डीप जा करके स्टडी करने वाले, लेकिन थोड़ा सा ही डीप जाएंगे, उससे ज़्यादा भी नहीं जाने वाले, यानी कि ये यहाँ पे आपके लिए स्कोरिंग रहने वाला है। लेकिन याद रखिएगा, स्कोरिंग रहने वाला है, लेकिन ये ना हो कि सारा फोकस हम यहाँ पे कर दें। आपके लिए ये जो बुक है, जो हमने पार्ट 1 किया, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, तो उसको समझना ज़रूरी है। स्कोर तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना हमें। ओके, तो यहाँ पे पहला चैप्टर रहेगा इंडिया लोकेशन की बात करेंगे, इसमें साइज और लोकेशन दोनों समझेंगे। 9th क्लास में जैसा आपने समझा था, इंडिया की साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, कैसे निकाली जाती है, स्टेट्स की बात करेंगे, इंडिया के यूटीज़ की बात करेंगे, नेबरिंग कंट्री की बात करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत सारे समझेंगे हम। उसके बाद सेकंड चैप्टर रहेगा स्ट्रक्चर एंड द फिजियोग्राफी, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। इसमें क्या समझेंगे, हम बात करेंगे सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट हम समझेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया के फिजियोग्राफी की, भारत के फिजियोग्राफी की, भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है, फिजिकल डिविजन्स कितने होंगे, तो इसमें हम हिमालय प्रदेश की, नॉर्दर्न प्लेन की बात करने वाले हैं, उत्तरी भारत के विशाल मैदान की बात करेंगे, डेजर्ट यानी कि थार के मरुस्थल की बात करेंगे, प्लेटोज यानी कि जो हमारा साउथ इंडियन प्लेटू है उसकी हम बात करेंगे, पठार की बात करेंगे, कोस्टल प्लेन, तटीय मैदानों की, द्वीप समूह के, उनको हम समझेंगे जैसा कि आपने 9th क्लास में समझा था। साथ साथ जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसको भी थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ओके, इजी सा, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा चैप्टर है, अफवाह तंत्र, 3rd चैप्टर रहेगा। 9th वाला एज इट इज़ ही लगभग दिया गया। इसमें हम नदियों की बात करेंगे, जो उत्तरी भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। उसके बाद जो साउथ इंडियन नदियां हैं उनकी हम बात करेंगे, कौन सी नदियां सीजनल है, कौन सी नदियां जो पेरेनियल है, मौसमी है, और कौन सी सदाबहानी है, उनके लाभ क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, उसके बाद 4th चैप्टर रहेगा क्लाइमेट। मज़ा आएगा इस चैप्टर के साथ, क्योंकि इसमें हम क्या समझेंगे, जैसे अब बात की जाए, मानसून आता है, कभी बारिश ज़्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है, क्यों होता है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, ऐसा क्यों होता है, कहीं कहीं पे बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है, क्यों होता है। वो कंसेप्ट जो आप आसपास देखते आ रहे हो, वो कंसेप्ट जो आप घर पे सुनते आ रहे हो कि आज उमस ज़्यादा है, आज बारिश हो सकती है, पूर्वी दिशा से हवाएं चल रही है, बारिश हो सकती है, वो कंसेप्ट ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या लेना देना है, वो सारे कंसेप्ट हमारे इस चैप्टर से क्लियर होने वाले हैं। 9th में आपने पढ़ा था, हो सकता है आपने चैप्टर को उस वे से नहीं पढ़ा था, यहाँ पे हम दूसरे चश्मे से पढ़ेंगे। 5th चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन। ये चैप्टर आपने 9th क्लास में पढ़ा है, वही चैप्टर एज इट इज़ यहाँ पे दिया गया है। हम इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, थोड़ा बहुत हम वाइल्ड लाइफ के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 6th चैप्टर रहेगा आपका सोइल्स, मिट्टी। ये चैप्टर आपने सोइल्स के बारे में पढ़ा था 10th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर था आपका, वही मिट्टियों की बात यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, 20% आपका कंटेंट है वो बढ़ जाएगा, बाकी वो एज इट इज़ वही कंसेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको 2 या 3 पीरियड में इस चैप्टर को निपटाया जा सकता है। सेम आपका 5th चैप्टर भी इसी टाइप से है। 4th चैप्टर है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और फर्स्ट में टाइम लगेगा। उसके बाद जो 7th आपका चैप्टर है, ये चैप्टर बेसिकली बहुत सारे बच्चों ने पहले किया है। किन स्टूडेंट्स ने किया है? सीबीएसई के उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने 9th क्लास में डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाया है। एक कंपलसरी प्रोजेक्ट होता है, कुछ बच्चों ने बनाया होगा, कुछ स्कूल स्टूडेंट्स ने बनाया है, कुछ ने नहीं बनाया तो आपके लिए नया कंसेप्ट है, बनाया है तो आपके लिए नया कंसेप्ट नहीं है। इसमें हम समझेंगे कि प्राकृतिक संकट, नेचुरल हैजार्ड्स क्या होते हैं,
डिजास्टर क्या होते हैं, जैसे भूकंप की बात करेंगे, अर्थक्वेक की बात करेंगे, वॉल्केनोज की बात करेंगे हम सुनामी की, बात करेंगे हम आग की, बात करेंगे हम बाढ़ की, सूखे की। वो सारी चीज़ें समझेंगे, क्यों आती है, कहाँ आती है, कैसे रोका जा सकता है। ये एक नॉलेज वाला चैप्टर है कि हमें बेसिकली भी वैसे पता होना चाहिए। तो इसमें हम एक जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, जनरली ये होता है कि एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है। जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो हम भी समझेंगे कि अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो कैसे बनाया जा सकता है। उसका वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप कहाँ पे जाओगे, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में प्रोजेक्ट्स की एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी, तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि अगर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है तो वो कैसे बनाओगे। हिंदी में अलग है और इंग्लिश मीडियम में अलग से बनाया गया है। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, किस टाइप के कंटेंट को इंक्लूड करना है। तो ये रहेगा आपका सिलेबस। एक अलग सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम बात करने वाले हैं कि मैथवर्क में कौन से टॉपिक, कौन से पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे और क्या कुछ है जो आपके लिए मैथवर्क के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि मैथवर्क के जो पॉइंट्स रहेंगे आपके लिए ऑलमोस्ट जो 9th में आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट थे वही रहने वाले हैं। फिर भी हम सेपरेट वीडियो में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी, इस तरीके से सारे कंसेप्ट क्लियर हुए, तो छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगा कि हाँ ये हेल्पफुल हो सकता है वीडियो आपके फ्रेंड्स के लिए, तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, अच्छा लगता है जब पॉजिटिव आपके फीडबैक आते हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट कीजिएगा। कोशिश की जाएगी कि आपको तुरंत रिप्लाई दे दिया जाए। इस वीडियो में, इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।